बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। हमने इब्ने खुल्दून साहब के अपने प्रीवियस पार्ट के अंदर इब्ने खुल्दून साहब की कुछ फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी कि हिस्टोरिकल मेथड ऑफ इब्ने खुल्दून, जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इब्ने खुल्दून साहब जो है वो हिस्ट्री को एज आ जो स्लेव एज आ किंग्स एंड क्वींस के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने के लिए नहीं यूज़ करते थे, बल्कि वो जो हिस्ट्री थी उसकी असेसमेंट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एंड गोइंग टू पीक, कि वो पीक पे कैसे गई, उसका फाल क्या हुआ, उसके अंदर कौन कौन से जियोग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो थे वो इंक्लूड थे। तो उन सब को रीड करते थे ताकि जो काम पास्ट के अंदर हुए हैं या जो स्टेट के डिक्लाइन की रीज़न बने हैं, जो जो फैक्टर्स वो प्रेजेंट और फ्यूचर्स के अंदर ना हो। तो आज हमने इब्ने खुल्दून साहब की नेक्स्ट टू फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करना है। सबसे एक मेन फ़िलासफ़ी है असाबिया की फ़िलासफ़ी इब्ने खुल्दून साहब की, और दूसरी है जो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो बहुत मेजर पार्ट नहीं है इनकी इब्ने खुल्दून साहब के फ़िलासफ़ी का, दैट वाज इब्ने खुल्दून एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब इनको डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा सा अपना जो पिछला लेक्चर है उनको डिस्कस करें और उसे आगे लेकर चलें, तो हमने पहले डिस्कस किया था इब्ने खुल्दून साहब की सबसे एक मेजर एंड इम्पोर्टेंट एंड एमिनेंट राइटिंग थी, दैट वाज अ मुकदमा, जिसके 6 सेक्शंस थे। अच्छा, अब हम देखें कि हर सेक्शंस में आप देखें तो स्टेट के बारे में इब्ने खुल्दून साहब कुछ नई बातें बता रहे होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में हम देखें तो नज़र आता है कि वो ह्यूमन सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। मुकदमा के सेकंड सेक्शंस के अंदर वो नोमैडिक सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। थर्ड सेक्शंस के अंदर वो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ सेक्शन के अंदर जो है वो रूरल एंड अर्बन लाइफ का जो मैकेनिज्म है या पैटर्न ऑफ लिविंग एंड पैटर्न ऑफ सिविलाइजेशन है रूरल एंड अर्बन पैटर्न का, उसको डिस्कस करते हैं। फिफ्थ सेक्शंस के अंदर वो इकोनॉमी को, मेथड ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस्लामिक सिस्टम कितना अच्छा है, जिसके अंदर जजिया, अखराज और ज़कात का सिस्टम है फॉर पुअर्स। और उसके बाद लास्ट सेक्शंस के अंदर इब्ने खुल्दून साहब कहते हैं अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स मेथड्स। तो इसके बाद हमने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया, एक जो इब्ने खुल्दून साहब की थी, तो हमने उसमें डिस्कस किया कि ही क्लासिफाइड 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। फर्स्ट इज़ सियासा दीनिया, मतलब बेस्ड ऑन शरिया। दूसरी थी सियासा अक़लिया, बेस्ड ऑन लॉ फॉर्म्ड बाय ह्यूमन सिविलाइजेशन। और थर्ड था सियासा मदनिया, जो बेस्ड ऑन आइडियल प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन आइडियल स्टेट, जो हमने प्लेटो एंड अरिस्टोटल की थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था। तो ये हमने कल डिस्कस किया। फिर कुछ हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया, तो उसके लिए आप हमारा इससे पिछला लेक्चर जो है उसको देखिएगा, आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं असाबिया को। असाबिया बेसिकली होता क्या है? असाबिया बेसिकली अ ग्रुप माइंड which makes group not only to remain independent but also to occupy the weaker groups and their territories, which become the cause of creation of the state। क्या कि असाबिया एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, और वो जो वीक स्टेट्स हैं जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती, उनको अकोपाय करके वीक ग्रुप्स को अपने साथ मिला के, मतलब असाबिया के अंदर कोई एक ग्रुप नहीं होता, असाबिया के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, और वो ग्रुप्स मिलके सीमेंटेड होते हैं और एक मेजर ग्रुप बनाते हैं, दैट वाज असाबिया। और वहाँ से जो स्टेट है वो बनती है। अब बेसिकली जो असाबिया है, असाबिया 3 तरह का होता है। वन इज़ ट्राइबल असाबिया, सेकंड इज़ एथनिक असाबिया,
और थर्ड वाज सेक्टेरियन असाबिया। जो ट्राइबल असाबिया होता है वो आपकी टेरिटरी की बेस पर होता है, जियोग्राफिकली बेस पर होता है, या आपकी सोलिडेरिटी एंड बिलीफ्स की बेस पे होता है। जो एथनिक होता है किसी की ओरिजिन की बेस के ऊपर, जैसे उमैया खलीफा कैलिफ थे, ठीक है, तो वो उमैद डायनेस्टी से थे, वो एक एथनिक असाबिया थे। उसके बाद अब्बासीद आए तो वो एथनिक असाबिया थे। फिर फातमीद आए, वो एथनिक असाबिया थे। उसके बाद गौरी, गजनवीद, और ये सारे बाद में जो है ये सारे एथनिक असाबिया के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। और लास्ट सेक्टेरियन असाबिया, जो रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, जैसे दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो सारे एथनिक असाबिया होते हैं। अब इब्ने खुल्दून साहब एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं कोई भी डायनेस्टी जो है वो टू प्रिंसिपल की बेस के ऊपर होती है। वन रिलीजन, सेकंड असाबिया। अब रिलीजन के अंदर अगर हम देखें, हिंदू शाही रूलर, वो रिलीजन की बेस के ऊपर एक स्टेट बनी थी, डायनेस्टी बनी थी। उसके बाद आप देखें आर्या जो है, आर्यान जो थे वो भी हिंदुइज्म की बेस के ऊपर बने थे। मुस्लिम जो एक स्टेट है जिसे मदीना स्टेट हमने बात करते थे, वो भी एक रिलीजन की बेस के ऊपर बने। उसके बाद एक बनती है असाबिया की बेस के ऊपर। असाबिया में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट माइंड के लोग होते हैं जो वीकर ग्रुप्स को अपने साथ शामिल करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है वो डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे इब्ने खुल्दून साहब एक और बात भी करते हैं कि ये इन तीन टाइप्स के अलावा जो है, जो हमने बात की, ट्राइबल असाबिया, एथनिक असाबिया एंड सेक्टेरियन असाबिया, इनके अलावा दो और टाइप्स भी कंसीडर की जाती हैं अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून। और वो कहते हैं एक होता है रियल असाबिया और एक होता है आर्टिफिशियल असाबिया। रियल असाबिया वो लोग होते हैं जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक फैमिली की बेस के ऊपर अगर आपके सीमेंटेड रिलेशनशिप हैं तो उस वो आपके रियल असाबिया हैं। और अगर ट्राइब्स की बेस के ऊपर हैं, जहाँ आपके बिलीव्स एक जैसे हैं, जहाँ आपके लिविंग पैटर्न एक जैसा है, जहाँ आपकी जियोग्राफी एक जैसी है, तो वो जो है वो आपके आर्टिफिशियल असाबिया के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असाबिया हैं। असाबिया के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो ये है कि असाबिया इज़ फाउंड इन ब्लड रिलेशन, जिन्हें हमने रियल असाबिया की बात की। उसके बाद दूसरी ट्राइबल असाबिया की बात की, जो स्मॉल लेवल, पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्लड रिलेशन मतलब जो रियल असाबिया होता है, और लार्ज लेवल के ऊपर जो होता है वो ट्राइबल असाबिया होता है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असाबिया क्या है? असाबिया इज द फाउंडेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट इन द स्टेट। अगर असाबिया नहीं होगी तो वो गवर्नमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। ओनली दैट ट्राइब रूल विच हैज स्ट्रॉन्गेस्ट असाबिया। उसके बाद वो बात करते हैं रिलीजन इज आल्सो बेसिस ऑफ असाबिया। ये हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं, एक इब्ने खुल्दून साहब एक और बात भी, कॉन्सेप्ट भी देते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है उनका पावर स्टेट का। अब पावर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंदर वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं पावर इज बेसिस ऑफ द स्टेट एंड इट इज नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट टू रिटेन इट्स अथॉरिटी। पावर नहीं होगी स्टेट के अंदर तो वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। और इब्ने खुल्दून साहब कहते हैं कि वो पर्सन, ये अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून, के हर वो पर्सन जो कोई अथॉरिटी या पावर को एक्सरसाइज करता है, वो अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून दो नाम दिए जाते हैं, या रईस नाम दिया जाता है, या उसको चीफ नाम दिया जाता है, या इब्ने खुल्दून साहब कहते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर हेड ऑफ स्टेट को शेख और इमाम भी कहा जाता है। अब उससे आगे हम बात करते हैं कि जो डायनेस्टी है अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून, वो कहते हैं किसी भी डायनेस्टी की 3 और 4 जनरेशंस होती हैं, ठीक है। 3 जनरेशंस भी होती हैं, और इसको एक जनरेशन को एक्स्ट्रा करके 4 जनरेशंस की भी डिस्कशन की जाती है। और वो कहते हैं कि एक जनरेशन जो है वो 40 ईयर्स तक एग्जिस्ट करती है, और अगर 3 जनरेशंस रहेंगी तो मतलब टोटल 120 ईयर्स जो है वो एक डायनेस्टी एग्जिस्ट कर सकती है। आफ्टर 120 ईयर्स जो है वो कोई भी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, और फोर्थ जनरेशन के अंदर क्योंकि डिक्लाइन आ जाता है, इस सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, इसलिए फोर्थ जनरेशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया।
कई जो है वो इब्न खुल्दून साहब की फ़िलॉसफ़ी के अंदर जो कई बुक्स हैं, वो जो डिक्लाइन है उसको एज़ अ फोर्थ जनरेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर रूरल लाइफ़ होती है, अनसिविलाइज़्ड होते हैं लोग, ठीक है? और कंडीशन जो है, लाइफ़ कंडीशंस हार्ड होती हैं, बट जो करेज होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी बेस के ऊपर वो किसी भी करेज और उनकी सोलिडेरिटी जो है वो बहुत हाई स्टेज के ऊपर होती है, जिसकी बेस के ऊपर वो जल्दी किसी भी जगह को फ़तह कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या होता है, सेकंड जनरेशन से रूरल टू अर्बन मूव करते हैं और जो जनरेशन होती है वो बेहतर हो जाती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है, उनकी सोलिडेरिटी जो है वो जो सोलिडेरिटी बेसिक इक्वल लेवल पे होती थी, वो सोलिडेरिटी इन्फ्लुएंस में हो जाती है और पावर को वो ज़्यादा बेहतर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन में दे फॉरगॉटन द टाइम ऑफ हार्डशिप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन आती है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी फर्स्ट जनरेशन को नहीं देखा होता। जिस तरह एक आम मिसाल दी जाती है कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, तो उन्हें हार्डशिप्स का पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, इफ हैड क्योंकि उन्होंने हार्डशिप्स नहीं देखी होती, तो वो जो है वो लिव्ड इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं होते और लेविश लाइफस्टाइल के अंदर आ जाते हैं। और लेविश लाइफस्टाइल की वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के साथ अपने जो उनकी रियाया होती है या जो उनके अपने मिनिस्टर्स होते हैं या जो उनके मेंबर्स होते हैं, उनके साथ वो प्रॉपरली जो है वो चीज़ों को जो है वो डिस्कस नहीं करते और यहाँ पे जो है वो उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और फोर्थ स्टेज के अंदर जो है वो जो डिक्लाइन होता है उसके अंदर क्या होता है, रूलर हैव लॉस्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एज वेल एज रिस्पेक्ट बाय द पीपल। क्योंकि जब वो लोगों की बातें नहीं सुनेगा, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर देगा। दे बिकम इनकैपेबल टू रेजिस्ट टू अटैक ऑफ द एनिमीज ड्यू टू देयर लेविश लाइफस्टाइल। तो ये 4 डायनेस्टीज़ हैं, बेसिकली 3 डायनेस्टीज़ हैं, 4 डायनेस्टी के अंदर क्योंकि उनका लैग स्टार्ट हो जाता है, इस तरह इसको 3 डायनेस्टीज़ भी कहते हैं और 3 जनरेशंस भी कहते हैं और 4th जनरेशन में भी इसको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद डिस्कस किया जाता है कि जो भी कोई स्टेट होती है, उस स्टेट के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया जाता है। तो कोई भी स्टेट जो है उसका जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल 5 चीज़ों के ऊपर रहता है, ठीक है? 5 फेजेज़ होते हैं, सबसे पहले कन्क्विस्ट होती है, ठीक है? उसके बाद मतलब उसको विन किया जाता है, उसके बाद एक एम्पायर बिल्ड किया जाता है, फिर वो एम्पायर बिल्ड करने के बाद पीक पे होता है। जैसे आप 1526 के बाद जो बाबर ने मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी, तो आप देखें कि 1526 और उनके बाद हुमायूँ 1555 तक और हुमायूँ के बाद आगे चलते-चलते जो है वो हुमायूँ के बाद अकबर साहब आ गए। तो अकबर साहब ने 1605 तक जो अकबर का टाइम पीरियड था, दैट वाज बेसिकली कन्क्विस्ट टाइम पीरियड था। उसके बाद 1605 के बाद अकबर के बाद जब शाहजहां तक और औरंगज़ेब तक जो है वो पीक का टाइम पीरियड था। औरंगज़ेब के बाद जो है वो इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और एट द एंड 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर जो है वो ये डिक्लाइन और फॉल हो गया। तो ये एक लाइफ साइकिल ऑफ द स्टेट है, ठीक है? और इसको जो इब्न खुल्दून साहब हैं, वो 5 फेजेज़ ऑफ स्टेट डिक्लाइन के अंदर भी डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि 5 फेजेज़ ऑफ स्टेट डिक्लाइन है। सबसे पहले कि डिक्लाइन किस-किस तरह हो सकती है, इब्न खुल्दून साहब कहते हैं ओवरकमिंग द एनिमी, उसकी वजह से भी डिक्लाइन हो सकता है। उसके बाद रूलर गवर्न हिज पीपल ऑटोक्रेटिकली एंड आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम देम। अगर वो लोगों की नहीं सुनेगा, लोगों के साथ रिस्पेक्ट नहीं करेगा और लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करेगा। और ये हर मुस्लिम फिलोसफर्स ने ये कहा कि रूलर जो है वो आम लोगों के साथ बैठे और जो ज़हीन लोग हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे गेन करे। तो ये अगर वो नहीं करेगा तो डिक्लाइन में चला जाएगा। उसके बाद लेयर लाइफ़स्टाइल होगा तो भी डिक्लाइन के अंदर स्टेट चली जाएगी। उसके बाद पीसफुलनेस नहीं रहेगी तो भी स्टेट डिक्लाइन के अंदर चली जाएगी। और अगर वो स्टेट जो रूलर है वो लेविशनेस के अंदर आ जाएगा तो भी जो है वो अ, ये
जो स्टेट है वो डिक्लाइन के अंदर चली जाएगी। इसके अलावा जो है जो इब्न खुल्दून साहब हैं वो रूलर की क्वालिटीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि डायनेस्टीज़ के अंदर जो है कुल रूलर की जो बेस्ट क्वालिटीज़ क्या-क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक तो वेल इन्फॉर्म्ड हो, लोगों के साथ मिले-जुले और लोगों की जो हर मुश्किल आसानियाँ जो है वो उनका पता होना चाहिए। उसके बाद सबको रिस्पेक्ट दे और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जो लोगों के ऊपर है वो खर्च करे लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च ना करे। उसके बाद पॉलिटिकल बिहेवियर्स के अंदर जो है वो इलास्टिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रूड एंड रिजिड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लेवर भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि अपने लोगों की जो है वो हेल्प करे और जो पीपल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करे कि अपना स्ट्रॉन्ग असाबिया को जो है वो लेकर चले। तो ये बेसिकली इब्न खुल्दून साहब की असाबिया की थ्योरी थी। इसके ऊपर कई बार क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, बट क्रिटिसिज्म में बहुत सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। जैसे इनका क्रिटिसिज्म में बात की जाती है कि जो इन्होंने डायनेस्टी के फेजेस दिए हैं वो बहुत सारी चीज़ों के साथ टैली नहीं होते। जैसे आप देखें कि बहुत सारे टाइम पीरियड हैं, अब्बासिद खलीफा हैं, अगर 120 ईयर्स एक डायनेस्टी गुजरती है तो आप देखें कि असाबिया जो है अब्बासी टाइम पीरियड है वो 350 ईयर्स रहा। ये 750 के बाद 1258 तक अब्बासी टाइम पीरियड रहा। इसी तरह आप मुगल टाइम पीरियड को देखें तो 1526 के बाद 1826 अप्रॉक्सीमेटली 300 ईयर्स अबव रहा। तो बहुत सारी बातों पे इब्न खुल्दून साहब की जो है वो थ्योरी सही नहीं है। उसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इब्न खुल्दून डेवलप्ड अ कनेक्शन बिटवीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूलर एंड द रूल which is not correct as the state like a natural organism। तो वो कहते हैं कि बेसिकली ये जो इन्होंने स्टेट का साइकिल दिया है, ये साइकिल ऐसे नहीं है कि कनक्वायर एम्पायर बिल्ड किया उसके बाद जनाब पीक हो गया और उसके बाद वो हो गया। तो वो बहुत सारे फिलोसफर ये बात करते हैं कि बेसिकली ये चार टाइम पीरियड हैं। सबसे एक तो ग्रोथ होती है, उसके बाद मेच्योरिटी होती है, उसके बाद डिक्लाइन होता है और उसके बाद फॉल होता है। तो ये जो स्टेट का ये जो साइकिल है वो इस तरह वर्क करता है। ये तो थी असाबियाह की थ्योरी बाय इब्न खुल्दून। उसके बाद हम एक छोटी-सी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो अ, इब्न खुल्दून साहब हैं उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्हें क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले तो इन्होंने जो कैपिटलिज़्म जो है कैपिटल और जो लेबर की सैलरीज़ हैं उनके ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया और ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत हद तक सोशलिज्म के साथ डिस्कस करता है, अटैच होता है। और मार्क्सिज्म का जो लॉ ऑफ कैपिटलिज्म डिमाइस है उनका जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया वो भी है वो। और इसमें वो ये बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं या वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट और वो लोग जो हैं जो अपना कैपिटलिज्म को एंजॉय करते हैं तो उनकी जो लेबर फैक्ट्रीज़ के अंदर या उनके अंडर जो लेबर काम करती है तो जो भी कैपिटलिज्म के साथ प्रॉफिट अर्न होता है तो उसके साथ वो लेबर का भी एक उस प्रॉफिट के अंदर हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप वो जो कैपिटलिज्म है वो प्रॉफिट उन्हीं की मेहनत की वजह से ही जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद जो फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इब्न खुल्दून साहब टैक्सेशन की पॉलिसी को डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि टैक्सेशन की पॉलिसी जो है वो चेंज हुई, इवॉल्व हुई टाइम टू टाइम। वो कहते हैं पहले सब लोग रूरल एरियाज में रहते थे तो सिंप्लिसिटी थी और सिंप्लिसिटी में जो है वो टैक्स का बर्डन ज़्यादा नहीं होता था। उसके बाद जब ये अर्बन में मूवमेंट हुई तो लोगों की लाइफ कम्प्लेक्स हुई और कम्प्लेक्स होने के बाद जो टैक्सेशन का मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे वो ये बात करते हैं कि जो ये भी सोशलिज्म के अंदर है कि जो रूरल लाइफ है उनके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम कम हो क्योंकि रूरल लाइफ जो है वो एग्रीकल्चर के साथ है। और यहाँ पे वो ये बात भी करते हैं कि जितनी भी जो सिस्टम है टैक्सेशन सिस्टम वो इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम हो जिसके अंदर जो ज़कात होती है। ठीक है, और ज़कात के अलावा क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम में वो एक बात डिस्कस करते हैं इब्न खुल्दून साहब कि टैक्सेशन सिस्टम जो है वो सिंपल टैक्सेशन सिस्टम जो हर कंट्री के अंदर है उसमें
एक कंट्री का हर सिटीजन इंडिविजुअल इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि वो हर इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के अंदर रह रहा है, चाहे वो टैक्स देने के एल है या नहीं है, तो वो सारे देते हैं। बट इस्लामिक जो सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम जिसमें ज़कात है, उसमें वो लोग आते हैं जो अहल होते हैं, एलिजिबल होते हैं। एक स्पेसिफिक जो उनको क्वांटिटी बताई जाती है जिसके ऊपर अगर वो एलिजिबल हैं तो वो ज़कात देंगे, अगर एलिजिबल नहीं है तो वो नहीं देंगे। तो उसके ऊपर वही लोग आते हैं कि जो जिनको अल्लाह ने दिया हुआ होता है तो वो ज़कात देते हैं। उसके बाद टैक्सेशन, तो वो कहते हैं इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम जो है वो जो करंटली इकोनॉमिक सिस्टम है उससे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मॉनेटरी जो है वो सिस्टम भी बनाते हैं कि गौ स्टेट को चाहिए कि वो इस तरह का सिस्टम डेवलप करें कि जिसकी वजह से नीचे वाले लोगों को प्रॉफिट हो और ऊपर वाले लोग जो हैं वो उनको वो दें। और इसके बाद इसके ऊपर वो एक और बात भी करते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट तब होता है जब टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होती है। अगर किसी स्टेट की टैक्सेशन की पॉलिसी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं होगी तो वो कभी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स अचीव नहीं कर सकेगी। तो दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ इब्न खुल्दून। अगर इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर आके। बहुत शुक्रिया अभी तक। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हाजिर होंगे ड्रीम अचीवर्स के फ्लैग के अंडर। तो बहुत शुक्रिया आज तक। अल्लाह हाफिज़।